आपको बता दे उच्चारण स्थान, यही मेन है भाई, यही मेन है आप लोगों को, यही मेन है, यही आप लोगों को समझनी है। और यह ना समझिएगा ना आपको काफ़ी मतलब दिक्कत होने वाली है मेरे प्यारे भाई। नमस्कार मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास मिशन 10th चैंपियन में। और फाइनली हम आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले हैं वन विचार। आपको थंबनेल देखकर मालूम चल गया होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग वैसे पढ़ेंगे ना ताकि हम किसी और को समझा सके, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और आपके इस वीडियो से आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे जो 1 मिनट आप लोग रुकिए, यहाँ से मोबाइल डाल रहे हैं फ्लाइट मोड ताकि किसी कॉल भी ना आए और आप लोग डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए सबसे पहला सवाल आज था हम लोग का, भाषा किसे कहते हैं। देखिए भाषा हम किन्हें कहते हैं, जिसे हम आपको बता दें अपने शब्दों में, तो भाषा हम उसे कहते हैं जिससे हम किसी के साथ बात कर सके, कोई व्यक्ति हमारी बातों को समझ सके, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। कुछ भाषा होती है लिखित भाषा, जिसे हम लिख कर दूसरे के सामने प्रस्तुत प्रस्तुत करते हैं और वह व्यक्ति समझ पाते हैं। और जो दूसरा होता है वह होता है मौखिक भाषा, जैसे हम आपको मुंह से बोलकर बता रहे हैं तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से जो भी वाणी बोलता है ना, जो भी बात बोलता है और उसे हम समझ लेते हैं ना, उससे मेरे प्यारे भाई भाषा कहते हैं। आप लोग समझ गए भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिसमें कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति की बातों को समझता है, या समझाने या पढ़ाने या बोलने के विधि को बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। और इसमें नहीं दिया गया भाषा कितने प्रकार के होते हैं, वो एग्जाम में आप लोग आ जाएगा तो आप लोग समझिएगा भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया, तो एक होते हैं मौखिक और एक होते हैं लिखित। क्या होते हैं, लिखित, ठीक है। चलिए इस बात को, इस पॉइंट से हम लोग अब हटते हैं मेरे प्यारे भाई। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ण किससे कहते हैं। देखिए वर्ण काफी महत्वपूर्ण है। वर्ण आपके एग्जाम में देखिए लिखने को नहीं पूछेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये नहीं कहेगा ना आप लिखिए, आप परिभाषा दीजिए, बिल्कुल नहीं पूछेगा मेरे प्यारे भाई। और इससे जो प्रश्न बनते हैं ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं। और आप लोग बात कहेंगे कि भैया यहाँ पर खंड लिखा ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर मान लीजिए खंड ही है, यहाँ पर खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आप लोग कहिएगा भैया ये तो बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खंड या टुकड़े। जैसे हम आपको एग्जाम्पल भी देते, जैसे मेरे प्यारे भाई जब आप को बोलिएगा ना तो ही आएगा, ठीक है। जिससे खंड या टुकड़ा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम व्यंजन वर्ण के रूप में आ जाएंगे वो। जैसे क में हल आ रहा है, देखिए क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आप समझिएगा कि वर्ण उसे कहते हैं जैसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं, जैसे आ। और क भी आप लिखिएगा ना तो क में हलंत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क में आप हलंत जोड़ दीजिएगा, मतलब आधा क है, ठीक है। चलिए देखिए आप कहेंगे ना भैया क कैसे लिखेगा, मतलब इनके जैसा हम कैसे लिखेंगे। देखिए तो क में हलंत प्लस में जब को जोड़िएगा ना तब पूरी तरह से क होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण आपको हम बता दें कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के भाई। कौन कौन, तो भाई एक हो जाते हैं स्वर वर्ण और एक हो जाते हैं व्यंजन वर्ण। भाई स्वर वर्ण किसे कहते हैं भैया, आपको हम फिलहाल ही बताएं कि स्वर वर्ण वैसे वर्ण कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है। और इनके वर्ण की इनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जैसे आ, छोटा ए बड़ा ए, छोटा उ बड़ा उ, री ए आए हो, मतलब आगे जितने वर्ण हैं सभी हो जाएंगे। उसके बाद हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण में क से लेकर ग तक, क ख ग घ इत्यादि। तो आप लोग समझ गए कि, समझ गए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना। तो चलिए इसके बाद आ जाते हैं अक्षर। भैया अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह को उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होती है। जैसे हम आपको बता दें कि आपको हम बता दें जैसे बीरू, ठीक है। तो बीरू क्या हो गया, अक्षर हो गया, नहीं भैया बीरू वर्णमाला हो गया, मतलब वर्णों के समूह का है।
तो भैया आप कैसे कर सकते हैं, अक्सर किसे कहते हैं? जैसे आप मान लीजिए चल, कम, मतलब एक शब्द बोला जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं, बात वहीं आ गई। तो भैया वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्ण जैसे क, ल, कल, ठीक है, वर्ण हो गया, एक स्वर हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, और दोनों को हम लोग जोड़ दिए, क ल कल, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो, वर्णमाला हो जाते हैं, मतलब वर्णों के समूह से। जैसे हम आपके बात बोल दिए उच्चारण, उच्चारण भी क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, तो उच्चारण भी हम लोग का वर्णमाला भी एक रूप में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद स्वर कहाँ गया है, स्वर देखो जी आपको हम फिलहाल बता दें कि स्वर, ठीक है। चलिए जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जिससे आ, ठीक है, बिना रोके, ठीक ना, लिखा गया है जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हो, ठीक है, बस समझ रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद हस्वर्ण, हस स्वर, देखिए ये स्वर के मतलब भेद है, समझ रहे हैं आप लोग। स्वर के कितने, जैसे एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपको हम बताते कि हमारे पापा के, मेरे पापा 2 भाई थे, ठीक है, और पापा के जो पापा जो थे वो 1 भाई थे, तो 1 भाई से दो हुए, ठीक है, पापा से 2 बेटे, फिर ये 2 बेटों से 4 बेटे हम लोग हुए। तो ऐसा ही इनका है जी स्वर वर्ण, ठीक है। और ये जो स्वर है ये है वर्ण, वर्ण के 2 भेद हैं, ठीक है। ये वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। और ये जो बातें चल रही है ना, तो ये जो है स्वर, ये स्वर और स्वर, देखिए भाई आपको हम बताए हुए कि स्वर के बारे में, ठीक है, स्वर के बारे में क्या बताए हुए हैं कि भैया आगे स्वर वर्ण कहते हैं, जिससे मतलब किसी भी वर्ण के उच्चारण में किसी सहायता न ली जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई, न ली जाए। और ये स्वर वर्ण के बेटे हैं कौन कौन, तो भैया कौन कौन है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये आपके आ जाते हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप लोग माइंड में रखिएगा मेरे प्यारे भाई इस बात को, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और इस वीडियो में आपको कंप्लीटली मतलब एक वीडियो पूरा समझाने वाले हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ठीक है, बात समझे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे अ, ई, मतलब एक बार हम लोग बोल सकते हैं अ, ई, बात समझे। आप लोग को भैया, आप लोग कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भाई कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई, लेकिन उससे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये भी स्वर के बेटे ही हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह स्वर से दुगुना समय लगे, ठीक है, तो ह स्वर में एक मात्रा का समय लगता है लगता था, लेकिन इनमें ना इनसे दुगुना लगे, उससे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, आपको हम बता दें कि आपके प्रश्न में सवाल बन जाते हैं कि ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है इनमें से आ, ठीक है, ओ, ठीक है, अ और अन, क्या हो जाएगा, अन, बात समझ रहे हैं। वही बताइए आपके एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं, एक मिनट आपके एग्जाम्पल से ही जैसे जो दिया गया ना इससे ही आपके प्रश्न बनते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देते नहीं हैं और जिससे आपकी काफ़ी परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है, ठीक है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं भाई, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे में आ और बड़ा ई, ठीक है। और व्यंजन की बात करें तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, हम आप लोग फिलहाल ही बताए कि ये वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण में किसी सहायता न पड़ती है और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता पड़ती है, ठीक है। जैसे क में हलंत, ये हम आप लोग को उच्चारण दिए हुए थे, जैसे मैं बताए हुए थे कि भाई क में आधा हलंत कर दिए और अ करेंगे ना तब हम लोग का पूरा क बनेगा, ठीक है। आप पूरा, आपसे कोई बोले ना आप शुद्ध क लिखिए, शुद्ध क लिखिए, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि क, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वो गलती कर देगा जी, और कहेगा ना भैया आप क में हलंत रखे ना, वो आप तो सहायता लिए हैं, ठीक है। चलिए और व्यंजन के भी ऐसा बात नहीं है कि व्यंजन मतलब एक हीरो है, भाई व्यंजन के बेटे होते हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं व्यंजन शादी नहीं किया, शादी किया है भाई, 2 बच्चे भी पैदा किए हैं। चलिए व्यंजन गुच्छ क्या होता है, देखिए जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ श्वास के झटके से बोले जाते हैं, ठीक है, बात आपको समझिएगा,
जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ एक संवत्स के झटके से बोले जाते हैं तो उसे हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं, जैसे कयारी, स्मरण इत्यादि मान लीजिए इनके जैसे। और ये आप लोग सवाल एग्जाम में आएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ये जो यहाँ से आएगा नहीं प्रश्न आपके। और प्रश्न बन जाते हैं कहाँ से भैया, तो प्रश्न बन जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन से। कहाँ से बन जाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन से, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं भैया, ये देख किसे कहते हैं आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, हम आपको भैया फिर से बता रहे हैं किससे कहा जाता है, ये आपके प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। और प्रश्न पता कहाँ से बन जाता है भाई, प्रश्न बन जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, यही प्रश्न बन जाते हैं और 1 नंबर के, इसलिए आपको ये ध्यान से देनी होगी, ठीक है। चलिए, अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ भाई समझ रहे हैं आप लोग, जिससे हम स्वाद लेते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। उसके बाद तालु ऊपर नहीं होता है, तरुइया, हम लोग भोजपुरी में तरुइया बोलते हैं। उसके बाद दांत जरूर दिखता है जब हम लोग हंसते हैं तो। उसके बाद ओठ भाई देखे हैं आप लोग, हम लोग भी कभी भेसलिन लगाते हैं, ठीक है। आपस में हल्का स्पर्श करते हैं, थोड़ा सा स्पर्श मतलब क्या होता है, स्पर्श मतलब होता है थोड़ा सा छूना, क्या होता है, थोड़ा सा छूना, ठीक करते हैं तो उसे हम अंतःस्थ व्यंजन करते हैं। जैसे यह, आप यह बोलिए और यह में ना सभी बातें आएंगी, जीभ, तालु, दांत और ओठ। उसके बाद र, ल, व इत्यादि आ जाएंगे। और आप लोग भाई 4 बातें याद कर दीजिए कि अंतःस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन मेरे प्यारे भाई, य, र, ल, व, ये आप याद कीजिएगा, ठीक है। ये बाकी सब छोड़िए, लेकिन यहाँ अंतःस्थ व्यंजन में ये बात 4 पॉइंट याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। उसके बाद अब आ जाते हैं बालाघात, ठीक है। क्या कहते हैं जी, बालाघात किसे कहते हैं, देखिए किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है ना उसे बालाघात कहलाता है। बात समझ रहे हैं आप लोग, किसी शब्द के उच्चारण में मतलब शुरू में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वो क्या कहा जाता है जी, वह बालाघात कहते हैं। जैसे कर्ण, कमल में क्रमशः, देखिए बात समझिए, जैसे कर्ण हो गया, कमल हो गया, तो इसमें किस पर बल दिया जाता है, तो क तथा म पर बल दिया जाता है, क्या जी, नहीं। और बात कहेंगे तो बात देखिए, करण इसे बल किस पे दिया जा रहा है, क पे ना, ठीक, किससे बल दिया जाता है, क पे, ठीक, समझ रहे हैं, क पे नहीं, करण। उसके बाद कमल की बात करें तो कमल, मल, यहाँ पर म पर पड़ रहा है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग। अतः र तथा म पर बलघात है। कभी कभी पूरे शब्द पर भी बलघात होता है। देखिए बलघात मतलब क्या होता है भैया, जिसमें जब आप किसी वाक्य को बोल रहे हैं, किसी शब्द को बोल रहे हैं, किसी वर्ण को बोल रहे हैं, सॉरी किसी शब्द बोल रहे हैं आप लोग, तो उसमें जो बल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम बोल दिए बीरू, बीरू, बल किससे ज़्यादा पड़ रहा है, बी पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे तो अल्पप्राण, और यहाँ से आप लोग का प्रश्न न बनता है मेरे प्यारे भाई, और कभी कभार आप लोग का प्रश्न बन जाते हैं। इनके बाद चलता है अल्पप्राण में, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगना पड़ता है, ठीक है। श्रम मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है भाई, समझ रहे हैं आप लोग, ना समझ रहे हैं भाई, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पप्राण। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। भैया यह बात याद रखिएगा आप लोग, इससे मत भूलिएगा, अल्पप्राण किससे कहते हैं, ये आप लोग काफी भी आई है और इससे प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। और इनसे ही प्रश्न बनता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार ध्वनि निकलती है उसे हम, सॉरी हकार ध्वनि नहीं निकलती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे मान लीजिए कि जैसे क पहला हो गया, उसके बाद तीसरा स्थान ग और पांचवा अंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे चौवर्ण में, तो पहला में च पड़ेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ जाएगा ज और उसके बाद पढ़ेंगे य, ठीक है। ये जो 3 वर्ण है ना, इस पे आप लोग का अल्पप्राण है, ठीक है, च ज य। इसके बाद हम ट वर्ण की बात करेंगे तो ट ढ और अड़, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ जाइएगा, मतलब आपको हम एक टेक्निक दे दें या आपकी बातों में 1 3 5 आप याद कर लीजिएगा, 1 3 5, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए
अब इसके बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं या इंग्लिश मतलब समझने की विधि क्या है, ये कैसे हम पहचान पाएंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, ठीक है, जिससे हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो ये महाप्राण किसे कहते हैं भैया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं जी, महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का दूसरा तथा चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण कहलाता है। जैसे ख ख सॉरी ख और घ, और महाप्राण आप याद कर लीजिएगा दो चार, क्या जी, दो चार। आप समझिएगा भाई किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा है, ठीक है, किसी भी वर्ण का दूसरा और चौथा है। मेरे प्यारे भाई इस बात को आप लोग समझ जाइएगा, 2 और 4, ठीक है। और आपके रेट सही रहेगा ना, हाँ भैया रेट सही रहेगा। चलिए अल प्राण समझ गए भैया, अल प्राण के लिए हमें 1 3 5 ध्यान देनी होगी, और महाप्राण बात करें तो 2 और 4 को। आप इसे भूलिएगा मत, ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण आपके लिए, मतलब भी आई है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाएंगे, लेकिन जल्द ही आप लोग ऑब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन एक मिनट मेरे प्यारे भाई, चलिए जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न से नाद उत्पन्न होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। इस बात को भूलिएगा मत, काफी महत्वपूर्ण है घोष वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न से नाद उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं जी भैया, घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण। मतलब तीसरा चौथा पांचवा मतलब 345। समझिएगा, सवाल बन जाते हैं आप लोग भी ऑब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं, चिंता मत कीजिए कि इनमें से कौन घोष वर्ण है, ठीक है। 345 याद कीजिएगा। जैसे क वर्ण की बात करें तो क में क आ जाएगा, घ और अंग, ठीक है। चलिए अघोष वर्ण, जिन भैया देखो 345 था, ये था हम लोग घोष वर्ण। क्या था, घोष वर्ण था, वो क्या बच गया, तो भाई 1 बच गया, 2 बच गया, अब 1 2 बच क्या हो गया, तो अघोष वर्ण हो गए, ठीक है। चलिए भाई जिन, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती है, उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, उसे क्या, और स तलाबी सा मूर्धनी सा दांती सा अघोष हैं। क्या है जी, अघोष। भैया आप इन्हें पॉइंट में लिख लीजिएगा, तलाबी सा मूर्धनी सा दांती सा क्या है, अघोष हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त या संपृक्त ध्वनि क्या होती है। देखिए जब एक ध्वनि को 2 व्यंजन से मिल जाए, उसे जब एक ध्वनि को 2 व्यंजनों से मिल जाए उससे संयुक्त या संयुक्त है, ठीक है। आप लोग थोड़ा यहाँ टाइपिंग गलत हो चुकी है, आप लोग इससे बुरा मत मानिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। संयुक्त एवं संपर्क ध्वनि कहते हैं। जैसे समभव, इसमें क्या है, सभव जो है कि बीच में म का मेल है, इसे क्या कहते हैं, संयुक्त। मतलब एक मतलब ना एक दूसरे को जुड़ाव उत्पन्न करता है, मतलब एक दूसरे को जुड़ता है, मतलब मिलाता है, ठीक है। उसके बाद संगम, संगम क्या है भैया, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। जैसे मत जाना, ठीक है, जिससे मत जाना के बीच क्या थोड़ा सा विराम आ रहा है, थोड़ा सा ठहराव आ रही है ना, कि मत जाना, रुक जाना, ठीक है। यहाँ मत जाओ, यहाँ पर मत जाओ, मत जाओ, यहाँ मत और जाओ के बीच में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है विराम, थोड़ी सा हम अपनी बातों को वर्णों के वहाँ पर ठहराव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब भैया आपको बता दे उच्चारण स्थान, यही मेन है भाई, यही मेन है आप लोगों को, यही मेन है, यही आप लोगों को समझनी है। और यह ना समझिएगा ना आपको काफ़ी मतलब दिक्कत होने वाली है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए और कंठ से क्या होता है भाई, कंठ, कंठ में जानते हो ना, ये जो गला होता है हम लोग का, इसमें कौन कौन सी बातें बोल सकते हैं कंठ द्वारा। अ, जब आप अ बोल रहे हैं ना, तो अ कहाँ से आ रही है आपको, अरे कंठ से आ रही है। चलिए आ आ, कंठ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंठ से निकल रही है आपकी आवाज़, ठीक है। उसके बाद क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग है, ठीक है।
विसर्ग मतलब क्या होता है ना, तो जो दो बिंदु होते हैं ना, ये हम लोग क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यही मेन है। ठीक है, चलिए अब तालु से कौन कौन से वर्ड हम लोग निकलते हैं तालु द्वारा। ई, बड़ा ई, च, छ, ज, झ, य, तलाबी स। जो हम लोग तालु से निकलते हैं ना, उससे हम क्या कहते हैं, तालु शब्द। ये जो है आप लोग यही याद कीजिएगा, वो बात छोड़िए, लेकिन आप इन्हें जरूर याद कीजिए। ठीक है, चलिए मूर्धा शब्द, लेकिन भैया यहीं से एग्जाम में सवाल बनता है। और आप लोग कहिए बीरू भैया आप मतलब हम लोग को बुर्बक समझा रहे हैं। नहीं भैया, हम आप लोग बुर्बक नहीं बना रहे हैं, हम आप लोग समझा रहे हैं कि भाई यही एग्जाम में सवाल आएगी। चलिए मूर्धा, मूर्धा के बारे में बात करते हैं भैया। री, ट, ठ, ड, ढ, र, स, दांत मूर्धनी स। उसके बाद दंत, दंत क्या हो गए, दंत दांत से। ली, त, थ, द, ध, न, ल, स। ये जो सारे वर्ण है ना, ये हम लोग दंत से निकलते हैं, दंत के द्वारा होते हैं। उसके बाद ओष्ठ के बारे में बात करते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब क्या होता है भाई, ओठिंग होते हैं। आप लोग बिल्कुल ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेना है। क्या हो जाएगा, उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ। ये जो सारे वर्ड है ना, वो कहाँ से निकलते हैं भैया, ओठ से निकल रहे हैं। उसके बाद कंठ नासिक कंठ द्वारा अण, क्या होता है जी, अण है, अंग, अंग। ठीक है, मतलब कंठ द्वारा भी और नाक द्वारा भी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मुर्दा नासिक ज, तो मुर्दा द्वारा। ठीक है, ज। ठीक है, इसके बाद दंत, दंत और ओठ, समझ रहे हैं आप लोग। कंठ नासिक मतलब क्या होता है, कंठ और नाक से ना, मुर्दा और मुंह और नाक से। उसके बाद दंत और ओठ से। ठीक है, दंत ओठ से क्या होता है, व, क्या होता है, व बोली तो व, यहाँ पर व बोल रहे तो दांत, जो दांत है ना, वो ओठ से संपर्क कर रहा है, व। ठीक है,